वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैथ के टेस्ट 9 में जितने भी सवाल आए हैं सभी सवाल का हम लोग बेसिक और उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, दोनों ही तरीके से सभी सवालों का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन एवरेज से है। यदि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 kg है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। देखिए, अगर इसको हम बेसिक से पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट तरीका भी जानेंगे। अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो 34 स्टूडेंट का अगर माध्य भार यानी औसत भार अगर 42 है तो हम लोग गुना करके इसका टोटल भार निकाल सकते हैं 34 स्टूडेंट का। जब हम अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे तो टोटल 35 व्यक्ति हो जाएगा, और जब टोटल 35 व्यक्ति होता है तब औसत कितना होता है, जो औसत होता है माध्य भार उसमें 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी पहले औसत 42 था, अब 400 ग्राम बढ़ गया, तो इसका मतलब 42.4 ग्राम अब टोटल उसका औसत आ गया। अगर हम 35 व्यक्ति को 42.4 से गुना करेंगे तो ये 35 व्यक्ति का भार आ जाएगा। फिर हमें अध्यापक का भार निकालना होगा, तो अगर 35 व्यक्ति में से 34 व्यक्ति को माइनस कर देंगे तो अध्यापक का जो भार होगा वो निकल जाएगा। यानी यहाँ पे जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो अध्यापक का भार आ जाएगा। यानी कभी कभी क्या होगा कि हमें गुना इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। इस तरह का सवाल जब भी आता है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। यानी इसका शॉर्ट बनाने का क्या तरीका होगा, वो एक लाइन में बन जाएगा सवाल। देखिए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 kg है। अगर 42 kg का ही टीचर आता तो इसका तो क्या होता, औसत 42 का 42 ग्राम ही रहता, यानी 42 का 42 kg ही रहता है अगर 42 kg का अध्यापक आता। लेकिन औसत में क्या हुआ कि 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम अगर बढ़ा, कितना व्यक्ति में, 35 व्यक्ति में, 34 छात्र और एक अध्यापक शामिल होगा। 35 व्यक्ति में अगर 400 ग्राम बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा होगा, यानी 0 0 2 0 तो आ जाएगा, यानी फिर 5 का 20, 4 तिया 12 2 14, यानी 14,000 ग्राम बढ़ा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 kg बढ़ा। यानी अध्यापक हम लोग शामिल जब कर लेते हैं तो औसत में 14 kg बढ़ जाता है, सॉरी 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब टोटल 14 kg बढ़ेगा। तो जो इसका मतलब जो टोटल 14 kg बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो अध्यापक आएगा वो औसत से 14 kg ज़्यादा का आएगा। अगर औसत से हम 14 kg ज़्यादा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 56 kg। इसका मतलब जो अध्यापक का भार होगा वो 56 kg। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जितना का वृद्धि होगा उसको हम लोग संख्या से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना केजी वृद्धि हुआ, और जितना केजी वृद्धि होगा वो हम औसत में ऐड कर देंगे तो नया व्यक्ति का जो भार है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मध्याह्न में एक छात्रा ने 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े। सायंकाल में यानी शाम को जब वो थकी थी तो 40 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ और पढ़े, तो उसके पढ़ने की औसत पृष्ठ प्रति घंटा क्या है। देखिए, इसको हम सबसे पहले बेसिक से देख लेते, तो इसका शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर 60 पृष्ठ प्रति घंटा के दर से अगर 100 पृष्ठ पढ़ा, तो ये 100 पृष्ठ यानी पृष्ठ का संख्या कितना था उसका, 100 पृष्ठ था, और उसका दर क्या था, पढ़ने का दर क्या था, 60 पृष्ठ प्रति घंटा। तो इसको कितना समय लगेगा, यानी 100/60 समय लग जाएगा। यानी 1 घंटा में 60 पृष्ठ पढ़ता है तो 100 पृष्ठ पढ़ने में 100/60 घंटे समय लग जाएगा। फिर जब थका हुआ था तो 100 पृष्ठ को उसने 40 पृष्ठ प्रति घंटा की रफ्तार से पढ़ा, तो कितना समय लग जाएगा, 100/40 समय लग जाएगा। और वो बोला औसत दर उसका क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा, यानी टोटल पृष्ठ बटा टोटल समय हो जाएगा। तो टोटल पृष्ठ कितना, 100 + 100, और टोटल समय कितना हो जाएगा, 100/60 यहाँ पे समय लगा और 100/40 यहाँ पे समय लगा, टोटल समय इतना आ गया। फिर हम इसका कैलकुलेशन करके हम औसत निकालेंगे, थोड़ा सा हमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कि अगर दूरी सेम रहता है और कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और फिर रिटर्निंग वो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, यानी दूरी सेम रहने पे, तब जो औसत चाल वो क्या होता था, यानी 2xy/x+y होता था ना। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, 60 पृष्ठ प्रति घंटा की रफ्तार से, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी तरह से 60 पृष्ठ प्रति घंटा की रफ्तार से 100 पृष्ठ और 40 पृष्ठ प्रति घंटा की रफ्तार से 100 पृष्ठ, यानी डेस्टिनेशन दोनों का सेम है, केवल स्पीड अलग अलग है। तो जब डेस्टिनेशन सेम रहता है, स्पीड अलग रहता है, तब औसत चाल क्या होता है, 2xy/x+y, यानी 2 × 60 × 40/60 + 40 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यानी ये 0 0 कट जाएगा, यानी 6 × 4 = 24 + × 2 यानी 48
पृष्ठ प्रति घंटा, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो इतना हमें करना पड़ जाएगा। अगर हम उसको औसत चाल से बनाएंगे तो ये हमें 10 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 126 रुपये प्रति केजी, 135 रुपये प्रति केजी की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 में मिलाया जाता है, और यदि मिश्रण को 153 रुपये प्रति केजी का हो तो तीसरा किस्म का कीमत प्रति केजी कितना है। जैसे 3 प्रकार का चाय था, एक था 126 रुपये प्रति केजी, एक था 135 रुपये प्रति केजी, एक मान लेते हैं x रुपये प्रति केजी का था, ठीक है। और उसका किस अनुपात में मिलाया गया, 1:1:2। अगर हम 126 रुपये प्रति केजी वाला अगर हम 1 केजी अगर हम लेते हैं तो टोटल कितना मूल हो जाएगा, 126 रुपये यहाँ हो जाएगा। और 135 वाला अगर हम 1 केजी लेते तो टोटल मूल्य यहाँ पे 135 हो जाएगा। और अगर हम x रुपये वाला 2 केजी लेते तो टोटल 2x रुपये यहाँ मूल हो जाएगा। तो टोटल मूल कितना हो जाएगा, 126 प्लस 135 प्लस 2x टोटल मूल हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल मूल यहाँ कितना हो रहा है, यदि मिश्रण को 153 रुपये प्रति केजी का हो, यानी जब हम सबको मिला देते हैं तब उसका मूल 153 रुपये प्रति केजी हो जाता है। और टोटल मूल कितना हो जाएगा, टोटल सामान कितना था, 1 1 2 2 4, टोटल 4 केजी था तो 4 से गुना कर देंगे। यहाँ भी टोटल मूल, यहाँ भी टोटल मूल को बराबर कर दिए। यहाँ से हम कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी 261 प्लस 2x इजिकल टू, अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे 4 3 12, 7 1 612, तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 1 5 और 351, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 175.5, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की जाती है, AB के अंश का अनुपात 2:3 है, यदि BC के अंश का अनुपात 4:5 है तो B का हिस्सा निकालें। यानी सबसे पहले ABC की जो कंबाइंड रूप से अनुपात निकाले थे, AB का अनुपात 2:3 था और BC का अनुपात 4:5 था। तो ABC का कंबाइंड रूप से अनुपात क्या हो जाएगा, इस 2 को 4 से गुना करेंगे 8, फिर ये 4 को 3 से गुना करेंगे 12, फिर ये 5 को 3 से गुना करेंगे 15, यानी 8 12 15 था। तो B का भाग कितना है, B इसमें B का हिस्सा पूछा है, तो B का भाग कितना, 12 कितना में, 12 8 20 15 35 में। B का हिस्सा 12 है कितना में, 35 में। तो हमें 7000 में कितना होगा, तो 7000 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, यानी 35 से 2 बार में 70, 200, यानी 12 दूना 2400, यानी B का जो हिस्सा होगा वो कितना आ गया, 2400 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है, पहला में 2:11 है, दूसरा में 5:21 है। और जब इस दोनों को हम मिला देते हैं, यानी इस दोनों किस अनुपात में मिला है, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें जो अनुपात हो वो 7:32 हो जाए, ठीक है। तो इसका बनाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होगा कि जैसे हम या तो निकेल का भाग ले लें, या तो क्रोमियम का भाग ले लें, या तो स्टील का भाग ले लें। यानी पहला मिश्रण में क्रोमियम का भाग कितना है, 2/11 2 13, 2/2 है 13 में। दूसरा में कितना है, 5 है कितना में, 21 5 26 में, 21 5 26 में। फिर इस दोनों को जब हम मिलाते हैं किसी अनुपात में, तब क्रोमियम का अनुपात कितना होता है, 7/39 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 5/26 में से 7/39 को घटा के यहाँ लिख लेंगे, फिर 2/13 में से 7/39 को घटा के यहाँ लिख लेंगे। ये तो बेसिक सा तरीका हो गया। अगर इसको हमें शॉर्टकट में बनाना होगा तब हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्टकट में बनाना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मिश्रण को बराबर कर दीजिएगा, यानी टोटल मिश्रण को जो है क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, 2 + 11 13 हो रहा है। यहाँ पे टोटल मिश्रण 21 + 5 26 हो रहा है। और यहाँ पे टोटल मिश्रण 7 + 32 39 हो रहा है। तो 13 26 39 का जो एलसीएम होता है वो 78 होता है। तो हम क्या करेंगे, सब मिश्रण को 78 बना देंगे। अगर हम इस 13 को 78 बनाएंगे तो 6 से गुना करेंगे, 26 को 78 बनाएंगे तो 6 × 18 यानी 3 से गुना करेंगे, 39 को 78 बनाएंगे तो हमको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इतना तो पता चलेगा कि हमें इसमें 6 से गुना करेंगे तब ये टोटल मिश्रण बराबर होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब ये टोटल मिश्रण बराबर होगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तब ये टोटल मिश्रण बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें कोई एक भाग ले लेना है। जैसे हम क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम 2 के 6 से गुना करेंगे, पहला भाग में क्रोमियम 12 kg, दूसरा भाग में क्रोमियम कितना हो जाएगा, 5 × 3, सबको इसमें 2 से गुना करे थे, इसमें 3 से गुना करे थे, यानी 15। और जब हम दोनों को मिलाते तब क्रोमियम कितना हो रहा है, 7 × 2 = 14, यानी 14 को बीच में लिखेंगे, 15 में से 14 घटेगा तो 1, और फिर
12-14 का अंतर 2, यानी 1:2 में इस दोनों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें शॉर्ट में बना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सभी टोटल मिश्रण को बराबर कर लेंगे, और टोटल मिश्रण को बराबर करने के लिए जिसको हम जिससे गुना करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख के अनुपात निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको भी हम शॉर्ट में ही बता देते हैं, ठीक है। अगर बेसिक से देखना, पहला सवाल को जैसे बेसिक से बनाए तो वैसे इसको भी हम बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे 10 पारी में जो रनों का औसत था वो 60 था। अगर 60 रन ही और 11वां पारी में बनता, अगर 11वां पारी में 60 रन ही बनता तो औसत 60 होता। लेकिन क्या हुआ कि 11वां पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़ के 2 हो जाए, 62 हो जाए, यानी औसत 60 से 62 हो गया, यानी औसत में 2 का वृद्धि हुआ। टोटल कितना पारी में, 11 पारी में, तो इसका मतलब 22 का वृद्धि हुआ। और ये 22 का वृद्धि किस में होगा, जो नया पारी होगा उसमें 22 का वृद्धि हो जाएगा। औसत से 22 ज़्यादा रन बनाएगा, तो औसत से अगर हम 22 ज़्यादा करेंगे तो 82 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा वृद्धि हो ना औसत में, हम उतना ऐड कर देंगे तो नया पारी का औसत या फिर नया व्यक्ति का आय या फिर नया व्यक्ति का भार आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी को 390 रुपये में खरीदता है, और वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%। वह कुल 51.50 का लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी के मूल्य कीमत में अंतर क्या है। देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे और शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, दोनों तरीका हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप कलाई घड़ी को x मानिएगा तो दीवार घड़ी को 390 माइनस x मानना पड़ेगा, दीवार घड़ी का कीमत, क्योंकि दोनों को 390 रुपये में खरीदता है। कलाई घड़ी पे हम लोग 10% का लाभ कमाए तो इसका मतलब x का 10% इतना कमाए लाभ, और दीवार घड़ी पर अगर 15% का लाभ कमाए तो इसका 15% निकालेंगे, यानी इतना लाभ कमाए, और टोटल जो लाभ है वो कितना है, 51.50 का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के बाद फिर 390 माइनस x का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का अंतर निकाल के जो भी आंसर आएगा वो टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 2 प्रकार घड़ी था, एक कलाई घड़ी था और एक दीवार घड़ी था, ठीक है। कलाई घड़ी को क्या किया, 10% के लाभ पे बेचा गया, और दीवार घड़ी को 15% के लाभ पे बेचा गया, ठीक है। और दोनों पे कंबाइंड रूप से कितना का लाभ हुआ, 51.50 का लाभ हुआ। तो जब हम यहाँ परसेंटेज रखें तो यहाँ भी परसेंटेज रखना पड़ेगा, तो हम इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं कंबाइंड रूप से कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कंबाइंड रूप से जो टोटल लाभ हुआ, टोटल लाभ वो कितना हुआ, 51.50 का कितना में, टोटल 390 रुपये में, गुने 100, यानी ये दशमलव को हटाएंगे तो उसके आगे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 515/39 का लाभ हुआ दोनों पे कंबाइंड रूप से। तो 515/39 इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। अब हम लोग को एलिगेशन का नियम पता है, ये 15 में से अगर हम ये 515/39 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×135 यानी 585, और फिर ये 515 माइनस करेंगे तो ये 70/39 ये हो जाएगा, 70/39। और फिर अगर हम इसको माइनस करेंगे 390 माइनस करेंगे तो इधर 5 2 125, 125/39 आ जाएगा। अगर हम ये 10 में से 515/39 माइनस करेंगे तो उसके जो क्रायमूल का अनुपात है 70/39 अनुपात 125/39, यानी यहाँ से 39 कट जाएगा, यानी 5 से ये 14 बार में और 5 से ये कितना बार में, 25 बार में, यानी उसके क्रायमूल का अनुपात आ गया 14:25। तो टोटल क्रायमूल कितना हो रहा है, 14 + 25 39, और यहाँ अनुपात में टोटल क्रायमूल 39 है, यहाँ पे टोटल क्रायमूल 390 दिया गया, यानी 39 का वैल्यू 390, तो 1 का वैल्यू 10। तो इस दोनों का अंतर पूछ रहे हैं ना, 14 और 25 का अंतर 11, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, श्रृंखला 2 9, ये जो सीरीज दिया गया इसमें गलत संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस सीरीज़ का सवाल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर पहला देखें 2 तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, 9 की बात करें तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, 28 का बात करें तो ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, 65 का बात करें तो 4 का क्यूब प्लस 1 है, 126 का बात करें तो 5 का क्यूब प्लस 1 है, और 216 का बात करें तो ये 6 का क्यूब है। यानी बाकी संख्या क्या हो रहा है, क्यूब प्लस 1 में हो रहा है, और 216 की जगह यहाँ पे 217 होना चाहिए, तभी ये 6 का क्यूब प्लस 1 होता है। यानी इसमें जो गलत संख्या है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा। देखिए उसको हम लोग कुछ है नहीं इसमें, इसको हम लोग फार्मूला से ही बना देंगे। एक फार्मूला होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिए अगर कोई टावर h मीटर का ऊंचाई पर हो और इस टावर से दो बिंदु एक अल्फा कोण बना रही हो एक बीटा कोण बना रही हो, यानी एक θ1 कोण बना रही हो एक θ2 कोण बना रही हो, ठीक है। और इस दोनों के बीच का जो अगर दूरी निकालना है दूरी, तब d बराबर क्या होता है h cot θ1 माइनस cot θ2, यानी ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला पे बहुत सारा सवाल आपको ईजिली बन जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर की ओर देखता है, यानी एक टावर है P पे खड़ा कोई व्यक्ति, ये यहाँ P पे खड़ा कोई व्यक्ति इस टावर के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। जब वो टावर की ओर कुछ दूरी चलता है तब जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री उन्नयन कोण बन जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है यानी टावर की ऊंचाई 30 मीटर दिया गया तो उसके द्वारा चली गई दूरी यानी हमें d निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी फार्मूला पे यानी d बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2 वाले फार्मूला पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है, h कितने दिए गए 30 और cot θ1 छोटा को लेना है। cot θ1 इन cot 30 कितना होता है √3 माइनस cot 60 कितना होता है 1/√3, ठीक है। और हम ये चीज़ याद रख लीजिए, अगर 30 60 रहे ना तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, यानी 30 गुने, देखिए ये √3 को √3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 यानी 2/√3। फिर इसको हम क्या करेंगे परमेकरण कर देंगे √3/√3 से, तो ये √3 गुने √3 ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा और 3 से ये 10 में काटेंगे यानी 10 गुना 20 √3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ये n तक अगर जाता है तो ये n फैक्टोरियल होता है। कहने का मतलब अगर 10 फैक्टोरियल निकालना तो हम इसको क्या करेंगे 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 1 तक लिखेंगे, यानी n से लेकर 1 तक हमें लिखना है। अगर n फैक्टोरियल लेना है तो n से लेकर 1 तक, यानी 10 लिखना है तो 10 से लेकर 1 तक लिखना है। अगर 12 रहता है तो 12 से लेकर 1 तक को गुना करना है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल। अगर 14 फैक्टोरियल है 14 फैक्टोरियल तो हम इसको लिख सकते हैं 14 गुने 13 गुने 12, फिर 12 के बाद ये 1 तक लिखाएगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने, तो हम इस 12 को 12 फैक्टोरियल कर दें। 12 के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं 12 फैक्टोरियल कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब ये 13 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 गुने ये 1 तक जाएगा। तो हम यहाँ से आगे नहीं लिखकर हम 12 में फैक्टोरियल लगा दें। 12 में फैक्टोरियल का मतलब ही हो जाएगा कि 12 से लेकर 1 तक हमें गुना करना है, उसके बाद माइनस 12 फैक्टोरियल तो रहेगा ही। ये 12 फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ को रहने देते हैं 14 गुने 13 गुने 12 फैक्टोरियल को हम लोग रहने देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस दोनों में 12 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों 12 फैक्टोरियल का अगर हम कॉमन लिए माइनस 12 फैक्टोरियल तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 और यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा, क्योंकि हम माइनस 12 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 14 गुने 13 गुने 12 फैक्टोरियल माइनस ये 12 गुने 12 फैक्टोरियल गुने ये 14 हो जाएगा, 13 प्लस 1 14। अब हम इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं 14 कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ फैक्टोरियल 12 कॉमन ले सकते हैं। 14 और फैक्टोरियल 12 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 13 बच जाएगा और ये दोनों चीज़ अगर हम कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 बचा, यानी 14 गुने 12 फैक्टोरियल और गुने ये 13 में से गया 12, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा यानी 14 गुने 12 गुने 12 फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं और बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करे। टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके थे हम लोग। ए प्लस बी अगर कोई काम को x दिन में करता है और बी उसको y दिन में करता है, तो अगर हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे ए प्लस बी में से हम बी को माइनस कर देंगे और माइनस करने का क्या तरीका होगा x गुने वाई बट्टा वाई माइनस एक्स। ये चीज़ हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। तो ए का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 गुने 30 बट्टा 30 में से 12 गया 18, यानी 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, यानी 10 दूने 20, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर दिया गया तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकन हो जाएगा। इसको क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन में और साथ ही साथ हमें ट्रिपलेट भी पता होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज का 7, 24, 25 उसका भुजा होगा, वो चेक कर लेते हैं। अगर हम 7, 24, 25 उस समकोण त्रिभुज का भुजा मानते हैं तो उसका परिमाप 56 हो रहा है, यानी 24 + 7 31 + 25 56, यानी परिमाप 56 हो रहा है। क्षेत्रफल 84 हो रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार 24 गुने ऊंचाई 7, यानी 2 से 12 बार में, यानी 12 से 7 बार, 12 7 84, 12 को 7 गुना करेंगे 84, यानी क्षेत्रफल भी 84 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज का जो भुजा होगा 7, 24, 25 होगा। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण हमेशा बड़ा भुजा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भुजा वो कर्ण होता है। तो कर्ण का जो लंबाई होगा वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल, समकोण त्रिभुज का सवाल जब भी आए तो क्या करना, ऑप्शन बेस्ड बना लेना है, ट्रिपलेट लेकर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, यानी CP को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो अंकित कीमत कितना हो जाएगा, 120, 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है। जब अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है तो विक्रयमूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 120 अब गुने 20% छूट दे तो यानी 80% बेच रहे हैं, यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी 12 8 96 रुपया हो जाएगा विक्रयमूल्य। तो क्या चीज़, इस प्रकार बिक्री से क्या होता है, इस प्रकार बिक्री समय क्या होगा कि 4% का हानि हो गया। 100 में खरीदे और 96 रुपये में बेच रहे हैं तो 4% का हानि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 पे अगर हम कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो परसेंट डायरेक्ट आ जाता है। तो 4 रुपये का हानि हो रहा है ना, इसका किस पे, 100 पे ना, तो 4% का हानि। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें x बराबर √3 + √2 दिया गया है। तो 1/x क्या हो जाएगा, √3 - √2, परमीकरण करने पे हमेशा ध्यान दें। जैसे अगर कहीं पे x बराबर 3 - 2√2 दिया गया है तो जो 1/x होगा वो क्या हो जाएगा, 3 + 2√2। कैसे होगा, देखा अगर हम इसका परमीकरण करेंगे 1/x लेंगे तो यानी 1/3 - 2√2। अगर हम इसका परमीकरण करेंगे तो साइन चेंज करके परमीकरण करेंगे, यानी 3 + 2√2 से परमीकरण करेंगे, 3 + 2√2। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे a - b × a + b, यानी a² - b², a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और b² करेंगे 2 9 4 9 8, 9 में 60 गया 1, यानी हर में अगर इसका कैलकुलेशन 1 आया तो 1 बट्टा में रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2√2। उसी तरह से अगर x बराबर 3 + √2 है तो 1/x क्या हो जाएगा, √3 - √2। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे x + 1/x को तो ये दोनों कट जाएगा, यानी 2√3 बचेगा, √3 + √3 2√3, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। जैसे अगर दो वृत्त हो, इसके केंद्र के बीच की दूरी दिया गया हो d, इसके केंद्र के बीच की दूरी d दिया गया हो और इसका त्रिज्या r1 पता हो और इसका त्रिज्या r2 दिया गया हो। अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछें, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो सवाल इसमें बनता है, दोनों सवाल को हम लोग देख लेते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तब क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस r1 - r2 का स्क्वायर। ठीक है, जब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे। लेकिन इसमें एक और सवाल बन जाता है, दो वृत्त दिया गया हो, ठीक है, और अब उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, यानी तिर्यक यानी तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे और इसके केंद्रों के बीच की दूरी d दिया गया हो और इसका त्रिज्या r1 और इसका त्रिज्या r2 दिया गया हो, तब इसके उभयनिष्ठ तिर्यक या अनुप्रस्थ, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं, तिर्यक या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है वो क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस r1 + r2 का स्क्वायर, d का स्क्वायर माइनस r1, यहाँ पे r1 - r2, अगर तिर्यक या अनुप्रस्थ बोले तो r1 + r2 का स्क्वायर। यानी ये दो फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो ये सवाल ईजिली 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा।
तो इसमें अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया, तो हम ये वाले फार्मूला पे बना लेंगे इस सवाल को, यानी अंडर रूट डी का स्क्वायर, यानी डी केंद्र के बीच का दूरी कितना दिया गया 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी दोनों का त्रिज्या 3 दिया गया, यानी 3 सेंटीमीटर वाले दो समान वृत्त है ना, दोनों का त्रिज्या, यानी इसका भी त्रिज्या 3 दिया गया, इसका भी त्रिज्या 3 दिया गया, तो 3 + 3 6 का स्क्वायर। तो हम लोग को पता है 10 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 8 सेंटीमीटर, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण का आसन भुजा 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर दिया गया तो प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का भार कितना होगा। यानी जो भार दिया गया यानी घनत्व दिया गया वो प्रति घन सेंटीमीटर, और घन सेंटीमीटर दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका आयतन निकालते हैं। तो अगर हम प्रिज्म के बारे में एक झलक देख लेते हैं, यानी प्रिज्म का पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल बोले, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आयतन बोला जाए प्रिज्म का आयतन वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई उसका आयतन हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रिज्म है उसका आधार कैसा है, आधार एक समकोण त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 10 और ऊंचाई 12, यानी 1/2 गुने 10 गुने 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, आधार का क्षेत्रफल गुने प्रिज्म का ऊंचाई कितना दिया गया है, प्रिज्म का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है, गुने 20, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आयतन, यानी 2 से कितना बार में 6 बार में, यानी 6 दूना 1200 घन सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया आयतन आ गया। और यहाँ पे जो प्रिज्म का घनत्व दिया गया यानी भार दिया गया 6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना दिया गया 6 ग्राम। तो अगर हम 1200 घन सेंटीमीटर का निकालेंगे, 1200 घन सेंटीमीटर का भार, तो 1200 गुने 6 यानी 7200 ग्राम, यानी 7200 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 7.2 kg, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 kg, यानी जो प्रिज्म का भार होगा 7.2 kg, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को युग्मवार बाहर से स्पर्श करते हैं, तो तीनों वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली रेखाखंड से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे 3 वृत्त हैं, एक का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये तीनों वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, ये रहा, ये तीनों वृत्त बाहर से एक दूसरे का स्पर्श करेंगे। और इसके जो इस तीनों के केंद्र को मिला के एक त्रिभुज बनाया गया, इस तीनों के केंद्र को मिला के एक त्रिभुज बनाया गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी ये जो त्रिभुज बना इस तीनों केंद्र को मिला के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इस तरह से। तो देखिए अगर हम इसका त्रिज्या एक का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर देगा तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, इसका त्रिज्या 4, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई अगर 8 तो ये भी लंबाई 8 होगा क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगा। और ये लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6, तो ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि इसका त्रिज्या 6 दिया गया है। तो अगर हम इस त्रिभुज का बात करें तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, ये ABC अगर हम नाम दे देते हैं तो AB का लंबाई कितना हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा AB, और ये AC जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 + 8 12 हो जाएगा, और CB जो हो जाएगा 6 + 8 14 हो जाएगा, यानी 10 12 14 ये त्रिभुज का भुजा आ गया। अगर त्रिभुज का भुजा 10 12 14 आ गया तो इसका मतलब वो विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम S निकालेंगे, और S क्या होता है अर्ध परिमाप, यानी A + B + C/2। S निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, और एरिया कैसे निकालते हैं √S × S - A × S - B × S - C, एरिया निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम इसका S निकालेंगे अर्ध परिमाप तो कितना आ जाएगा, यानी S कितना हो जाएगा 10 + 12 + 14/2, यानी कितना हो जाएगा 36/2 18 हो जाएगा, यानी इसका अर्ध परिमाप 18 आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा √18 गुने 18 में से 10 जाएगा तो 8, फिर 18 में से 12 जाएगा तो 6, फिर 18 में से 14 जाएगा तो 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं। ये 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 3, ये 18 को 6 × 3,
और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 6 और ये 6 में से एक 6 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर निकल जाएगा, और अंदर रूट में क्या बचेगा, 2 और 3 बच जाएगा, यानी अंदर रूट में 6 बच जाएगा, यानी 6 चौका 24 रूट 6 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम आधार को त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल आयतन जो है 4 गुना हो जाएगा। अगर हम त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो जो आयतन है, ये जो त्रिज्या दोगुना करें आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर हमें आयतन को उतना ही रखना है, त्रिज्या को दोगुना करने के बाद आयतन को उतना ही रखना है, तो जो ये 4 गुना हुआ था तो उतना ऊंचाई में हम कम कर देंगे, तो आयतन क्या होगा, सेम का सेम रह जाएगा, क्योंकि त्रिज्या में 2 गुना किए तो आयतन में 4 गुना हो जाएगा। अगर हम आयतन उतना ही रखना है तो ऊंचाई में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, यानी पहली वाली ऊंचाई का 1/4 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शंकु और एक बेलन के आधार का त्रिज्या वही है 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई वही है 8 सेंटीमीटर। एक शंकु है और एक बेलन है, इसका आधार का त्रिज्या इसका भी 6 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसका भी 8 सेंटीमीटर है और इसका भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या चीज़ निकालना है, बेलन और शंकु को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, और बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए दोनों का त्रिज्या सेम है तो पाई आर कैंसिल कर दें, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2h। इसका जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो चाहे 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की ऊंचाई 10 हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट, यानी एल कितना आ गया 10/2 गुने, और इसका जो ऊंचाई दिया गया वो कितना दिया गया 8 दिया गया, इन 2 से ये 5 बार में, यानी इस सवाल का जो आंसर 5/8। ऑप्शन नंबर 5/8 है ना, यानी हम लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है बेलन और शंकु, यानी बेलन को पहले रखना है तो 8/5, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हम लोग शंकु और बेलन का निकाले, जबकि यहाँ बेलन और शंकु का पूछा जा रहा है तो उल्टा कर देंगे, 8/5 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का जो अनुपात है 3:4 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा तब हम क्या करेंगे, जैसे पहले देख लेते हैं सवाल को। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक समान भुजा, यानी ये 2 समान भुजा को हम लोग मान लेते हैं, ये 3x है, ये भी 3x है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 3 है, और जो तीसरी भुजा है उसका लंबाई 4x है, 4x मान लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 18/5 दिया गया, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर हम एक लंब डाल देंगे, और ये लंब क्या करेगा, समद्विबाहु त्रिभुज में लंब क्या करता है, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये 2x तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो काला वाला त्रिभुज है, यानी ये जो ब्लैक कलर का त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण, ये आधार, तो ये ऊंचाई निकाल लें। ऊंचाई क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का 9x स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर अंदर रूट में, यानी √5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का x बाहर निकल जाएगा और 5 का रूट में ही रह जाएगा, यानी ये जो लंबाई आया x√5 आ गया, ये लंबाई जो ऊंचाई आया x√5 आ गया। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई x√5 आ गया तो हम लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे कर लेते हैं, तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और आधार कितना है इसका 4x है, यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो पूरा लंबाई लेंगे, आधार 4x और ऊंचाई कितना था √5x, और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया वो कितना दिया गया 18√5 दिया गया है, 18√5, तो √5 से √5 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से 9 बार में, तो x गुने x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। जब x बराबर 3 आ गया तो हमें तीसरी भुजा की लंबाई निकालना था, और तीसरी भुजा हम लोग 4x माने थे, तो अगर हम 4x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुने 3 12, यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है तो चाप की लंबाई निकालें। लेकिन हम लोग को पता है कि जो चाप का लंबाई होता है वो क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2πr। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2πr। थीटा के बदले में 72 बटा 360 गुने 2, पाई के बदले में 22/7 और आर कितना दिया गया, 21 दिया गया है। यानी 7 से ये 3 बार में, 72 से ये 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 44 या 132/5, यानी 5 × 10 5 × 6 = 30, यानी 26.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7x - 3y = 2 के ग्राफ का x अंतखंड यानी इंटरसेक्ट क्या है। देखिए अगर x अंतखंड बोले तो y को 0 कर देना है, और y इंटरसेक्ट बोले तो x को 0 कर देना है। तो हम यहाँ पे x का लंबाई निकालना है, x इंटरसेक्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7x - 3y = 2 दिया गया, इसमें हम y को 0 कर देंगे। अगर y को 0 करेंगे तो 7x = 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/7, यानी इसका मतलब x अंतरखंड की जो लंबाई होगा ऑप्शन नंबर डी 2/7। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% के लाभ की आशा करता है। यदि वो एक माह में बिक्री 7,91,000 रुपये थी तो उसका लाभ कितना था। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाते तो कितना टाइम लगेगा आपको। सबसे पहले आपका जो एसपी दिया गया है वो 7,91,000 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, और प्रॉफिट जो है वो 13% दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तो 7,91,000 का 100 गुने 113, 100/113 आ जाएगा, यहाँ से सीपी आ जाएगा। अब फिर जो सीपी मान चले कुछ भी आएगा उसका 13% आपका लाभ हो रहा है, उतना निकालना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम बेसिक से बनाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर 13% का लाभ कमाता है तो इसका मतलब कितना बेचेगा, 113% में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य 113% होगा, उसका बिक्री मूल्य कितना दिया गया 7,91,000, यानी 113% का वैल्यू 7,91,000 जब दिया गया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 11,77, यानी 7,000 हो जाएगा 1% का वैल्यू। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 13% का लाभ का आशा करते हैं तो उसका लाभ ज्ञात करें, तो उसका लाभ तो 13% है, तो 13% का वैल्यू कितना हो जाएगा 13,91,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक लाइन में ये सवाल बन जाएगा अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी ये ग्राफ दिया गया और इसमें 360 छात्र की परीक्षा में उपलब्धि दिखाई गई। देखो वैसे भी केंद्रीय कोण 360 डिग्री का ही होता है, 360 छात्र दे ही दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसमें टोटल जो छात्र का जो संख्या होगा उसका जो कोण होगा वही उसके छात्र का संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर टोटल छात्र 720 रहता है तो इसमें कोण में और छात्र की संख्या में चेंजिंग हो जाता है, लेकिन टोटल छात्र का संख्या 360 ही दिया गया है और केंद्रीय कोण भी 360 ही होता है, तो जो केंद्रीय कोण होगा वही स्टूडेंट का संख्या हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछा है, दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में कितना अधिक है, तो दूसरा श्रेणी में 162 है और प्रथम श्रेणी में 54 है, तो कितना अधिक है 108 अधिक है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देख लेते हैं। एक आदमी किसी बैंक को 10% की साधारण ब्याज की दर पर 12,000 सावधि निरपेक्ष में जमा करता है, परंतु किसी कारणवश उसे संपूर्ण राशि 3 वर्ष बाद वापस लेनी पड़ती है, जिसके कारण बैंक ने उसे ब्याज की कम दर दी। यदि उसे उससे 3,320 रुपये कम मिले जो 5 वर्ष के अंदर मिले होते तो बैंक द्वारा अदा की गई ब्याज दर कितना है। देखिए अगर सवाल को देखने से तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। इसको कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे 10% बैंक ने उसको 10% के लिए दर से 12,000 रुपये जमा करता है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसको निकालना पड़ जाता है, किसी कारणवश उसको निकालना पड़ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ 5 वर्ष के अंत में जो उसको ब्याज मिलता उससे 3,320 रुपये कम मिले तो बैंक ने उसको कितना दर दिया। देखिए अगर हम 12,000 का 10% की दर से 5 साल के लिए पहले हम निकाल लेते, 5 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलता उसको, यानी 12×5 = 60, 6,000 रुपये ब्याज मिलता, यानी 2 ही जीरो कटेगा, 6,000 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन उसको क्या हुआ 3,320 रुपये कम ब्याज मिला। इसका मतलब 3 वर्ष में निकालने के कारण, 3 ईयर में निकालने के कारण उसको क्या हुआ कि 5 साल में जो ब्याज मिलता उससे 3,320 रुपये कम मिला। इसका मतलब 3 साल में उसको कितना ब्याज मिला, हम निकाल लेंगे 2,680 रुपये 3 साल में ब्याज मिला, 2,680।
तो 2000 अगर 3 साल में अगर उसको 2680 रुपया ब्याज मिला, ये ब्याज मिला, तो ब्याज का दर क्या है, हमें दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज मेरा 3 साल में 2680 आया, गुने 100 बटा मूलधन तो वही 12,000 ही था, और समय कितना है 3 है। तो यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और 4 से ये 3 बार में, और 4 छके 24, 4 सत्तर 28, यानी 67/9%, यानी 9 7 63, 7.3/4% मेरा दर रहेगा। सॉरी 9 7 63 4, यानी 7.4/9%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और भी लोग इसका सेशन का फ़ायदा ले सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।